अभी मान भैया हैं और फिनलैंड में हैं, HBTI कानपुर से पढ़ाई की है। और जो मैंने गौतम साहब के बारे में बताया, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें की है कि उन्होंने भी दो कल्चर को जोड़ा है और उसी रिच, इससे रिच कल्चर बनता है। मान भैया ने भी अपना जो जो आगे का पारिवारिक रिश्ता जोड़ा है, वो फिनलैंड में हमारी जो भाभी जी हैं फिनलैंड से ही हैं और वहीं पे वो सेटल हैं और वहीं अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है और समाज को आज के समय में जो एक कम्पिटिटिव टाइम है जिसमें हमें कम्पिटेंसी का ध्यान रखना है, हाई लेवल एजुकेशन लेनी है, वो उस तरीके से सोचकर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप मान मान भैया, आपका स्वागत है, हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू जोड़ने के लिए। तो काफी अच्छा लगा, इतने सारे स्पीकर्स ने काफी अच्छी अच्छी बातें कही। और मेरा जो केंद्र बिंदु यानी फोकस जो रहेगा वो एजुकेशन की तरफ ही रहेगा मेनली, क्योंकि वो सबसे मेरे करीब है कि जिसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। और वही एक चीज है जो सारे लोग, सारे बुद्धिजीवी लोग और बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहला जो चीज है जो हमें करना चाहिए वो है अपना शिक्षा पर ध्यान। तो सबसे पहले मैं एक आपको जल्दी से प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और जितना हो सकेगा मैं टाइम कम से कम लूंगा और हो सकेगा तो आपको थोड़ा अवगत भी कराऊंगा चीजों से। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई अगर बता सकेगा तो। जी 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 जी, दिख रही जी है। दिख रही। दिख रहा है ना? ठीक हाँ है। सर, वो उसको बड़ा कर लीजिएगा, नहीं तो वो अगला स्लाइड आएगा नहीं। हाँ मैं करता हूँ अभी। हाँ हाँ, फुल ओके। स्क्रीन कर अभी लीजिए। हाँ वही कर रहा हूँ अभी। हाँ हो गया ना अभी? यस सर। अभी फुल स्क्रीन है, राइट? हाँ सर। राइट। ठीक है। यस यस। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके सर, क्या ही तो अगर हम देखेंगे तो मेरा जो मानना है वो ये है कि हमें बुद्धिज्म जो टीचिंग्स हैं उनको आज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी आज के समाज और स्थितियों के हिसाब से देखना चाहिए और हम उसमें क्या ऐसा ला सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शिक्षा प्रणाली में, जिससे हमें उसका फायदा मिल सके हमारे इंडिविजुअल लेवल पर या फिर हमारे कम्युनिटी लेवल पर। तो उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ जल्दी से। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आप सब हैं तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मनुष्य हैं, जो हम सब आपस में प्रेम और सद्भाव से बात कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो मैं भी आप जैसा एक बस मनुष्य हूँ और पढ़ाई के नाम पर मैंने इंजीनियरिंग की, जैसा विपिन ने ऑलरेडी आप सबको बताया। उसके बाद मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और कुछ कुछ बिजनेसेस और आइडियाज पे हर समय काम करता रहता हूँ। उसके अलावा जितना हो सके मैं सामाजिक न्याय के बारे में और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती है उसमें अपने आप को जोड़े रखता हूँ। और जैसा विपिन ने बताया, मेरी शादी यहाँ पर फिनलैंड में हुई। मेरी जो बीवी वाइफ है वो फिनिश है और मेरे दो बच्चे हैं, एक 7.5 साल, एक 9.5 साल, एक लड़का एक लड़की। तो इससे आगे जाते समय मैं अब इस ओवरव्यू देता हूँ जहां पर मैं हूँ। उसका एक कारण है, जहां मैं रह रहा हूँ इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, इस देश ने। और मैं ये भी बोलूंगा कि इस देश बहुत सारी चीजें जो आपको दिखेंगी वो काफी हद तक आपको बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है उससे मिलती जुलती दिखेंगी। और अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी हम जल्दी से देखते हैं इसका बैकग्राउंड फिनलैंड का, कि आपको आइडिया देने के लिए भी। और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम किसी चीज को जरूरी है पहले जाने फिर माने, है ना? तो मैं जो भी बोलूंगा मैं
तथ्यों के हिसाब से, तथ्यों पर बेस्ड ही बोलूंगा, ताकि कहीं भी आपको कुछ गलत जानकारी ना पहुंचे। क्योंकि कई बार हमारे साथ आजकल यही होता है कि हम गलत जानकारियों को लेकर बहुत बड़े इश्यूज और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग बढ़ा देते हैं, बना देते हैं। तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बैकग्राउंड दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ स्थित हूँ और क्या है ये। तो फिनलैंड जो है ये नॉर्थ यूरोप यानी उत्तरी यूरोप में है, और रशिया से बॉर्डर में है, और स्वीडन के बॉर्डर पर है फिनलैंड, जो आप इस मैप में देख रहे हैं, है ना। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है, और यहाँ का जो कैपिटल यानी कि आपका राजधानी जो है वो हेलसिंकी है, जो साउथ में पड़ती है, और मैं वहीं हेलसिंकी में हूँ अभी। और ये जो है काफी पैन यूरोप यानी बाकी यूरोप से कटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि ये काफी आगे है बाकी कई सारे यूरोप के देशों से। और उसका रीजन ये है, देखिए यहाँ थोड़ा अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि फिनिश सोसाइटी जो है ये सब जो है तथ्यों पे बेस्ड है। फिर से मैं बोलूंगा, ये आप नीचे देख सकते हैं एक लिंक है जो स्टैटिस्टिक्स का है, जो बताता है कि आपके जो विभिन्न देशों के मुकाबले फिनलैंड जो है वो किस तरह का है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ह्यूमन वेलबींग के लिए ये जो मानवता के लिए मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छा देश है ना। ह्यूमन राइट्स के लिए ये सबसे काफी ऊंचे देशों में माना जाता है, काफी ऊपर है इसका। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आप सही सेंस में बोल सकते हैं कि सबसे फ्री और सेफेस्ट कंट्री, यानी कि सबसे इंडिपेंडेंट और सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है। और गवर्नेंस और आप जुडिशियल सिस्टम पे बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं यहाँ पे, और ये टॉप में आता है सारे रैंक्स में। उसके अलावा जो ट्रस्ट है यहाँ पर लोगों का, अपने देश पे भरोसा, अपने लोगों पे भरोसा, पुलिस पे भरोसा बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो विश्व का बहुत ही खुशगुमार देश है, बहुत खुश देश है, तो इसको हैप्पीएस्ट कंट्री बोला जाता है, और ये कई सालों से लगातार उस पैमाने पर पायदान पे है। जो मेन चीज मैं लेके आ रहा था वो यहाँ पर है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्वालिटी, जो समानता की हम बात करते हैं, ये सही मायने में आपको फिनलैंड में मिलेगी, बहुत ही सही मायने में। आप किसी भी जेंडर से, किसी भी लिंग से, आप पुरुष हैं, महिला हैं, आप कुछ भी हैं, सबको बराबरी का हक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर इवन जो गरीबी जो है आपको शायद ही देखने को मिले, मतलब मिल ही नहीं सकती, आपको बहुत रेयर है कि बहुत ही कम है जो दिखेगा यहाँ। और जो इनकम यानी कि जो लोग जितना कमाते हैं वो उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो फासला है, वो बहुत बहुत कम है। उसके बाद जैसे ये जो मैंने पिक्चर डाली है, ये अगर आप देखेंगे ये यहाँ की कैबिनेट की है, काफी यंग कैबिनेट का, और सारी की सारी यहाँ पर ये फीमेल एमपीज है। तो ये जो बीच में है ये साना मारिन, ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। और जो सर एक्सक्यूज मी, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर, एक्सक्यूज मी, या स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा सॉरी, तो ये कुछ और आ रहा है, मतलब आप ये बोल रहे हैं? नहीं, स्क्रीन पे दिख रहा है उनका, शायद कुछ इशू होगा। अच्छा दिख रहा अच्छा, है, सबको दिख रहा है ना? Yes sir, yes sir. हाँ दिख रहा है सर। Yes, sir. It is visible. It is on a दिख रहा है Great. It's very fine. यस सर। ओके, थैंक्स। तो सारे लोग Thank अभी म्यूट कर सकते हैं, थैंक यू। तो आप जिनको भी इशू था एक बार आप चेक कर ले, शायद रिकनेक्ट करने पे आपको शायद दिख जाए। तो अगर आप ये देखेंगे, जो सबसे जरूरी जो चीज है वो है एजुकेशन, जो हम लगातार देख रहे हैं। अगर बाबा साहब
को भी आप सुनेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा उन्होंने जो बोला है वो एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में बोला है। तो ये जो देश है ये शिक्षा पर ही बेस्ड है। ये वन ऑफ द टॉप एजुकेशन कंट्री है। यहाँ पे शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इसका एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि इस समय जब इतनी बड़ी महामारी में सारे विश्व में सब लोगों ने अपने अपने स्कूल बंद कर रखे हैं, ये एक ऐसा देश है जिसने बहुत ध्यान से कोशिश की है कि स्कूल जो है वो चालू रहे, कॉन्टेक्ट लेसन्स, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे जो हैं वो रिमोट यानी कि दूर से आपका वर्चुअल पे लैपटॉप से या आपके फोन से पढ़ने में असमर्थ है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन स्पैन यानी उनका जो केंद्रित रहने का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने ये कोशिश की कि स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल हमेशा खुले रहे, स्पेशली छठी क्लास तक, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने स्पेशल लॉज निकाले कि किस तरह से ये पक्का किया जाए कि बच्चे एकदम से, और छोटे बच्चे स्पेशली जिनका बेस बन रहा है, वो इससे आहत ना हो और ये महामारी उनके एजुकेशन पे कोई प्रभाव ना डाले। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ या इसको ज्यादा तरजीह दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को और जितने लोगों को, जानने वालों को, हम कहीं ना कहीं से जैसा भी हो सके शिक्षा की तरफ हमें खींच के लेके आना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही जो एजुकेशन है इस देश को ऊपर लेके गई है। पिछले 30 साल पहले यहाँ का एजुकेशन सिस्टम यूएस के एजुकेशन सिस्टम से कहीं पीछे था, लेकिन अभी ऐसा आलम है कि ये कहीं ऊपर है, ये नंबर 1 नंबर 2 पर रहता है और यूएस कहीं पीछे चला गया। और मैं फिर से बेसिक और प्राइमरी और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो आप बात कर रहे हैं वो सारे एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये कंट्री उस मामले में बहुत आगे है और इसीलिए एजुकेशन की वजह से यहाँ पर जो लोगों की समझ है वो बहुत आगे है। तो वही मैंने अभी फिनलैंड के बारे में बोला, तो फिर मैं अब आपको थोड़ा सा जल्दी से आगे की तरफ लेके जाता हूँ, जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ है कि कहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम क्या चीजें ध्यान दे सकते हैं अपने एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो एनीवेज हमारा जो अष्टांगिक मार्ग, जो कई स्पीकर्स ने अभी काफी बार जिक्र किया और हम सब लोग क्योंकि इधर जुड़े हुए हैं तो इनके बारे में हमें काफी अच्छे से मालूम है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं से वैज्ञानिक सोच उजागर करते हैं। और इसीलिए अभी जैसे प्रबल ने भी बोला कि आइंस्टीन की थियरी के हिसाब से कि साइंटिफिक रिलीजन आने वाला चीज, तो अगर हम देखें तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से हमें वैज्ञानिक सोच की तरफ लेके जाते हैं। सम्यक दृष्टि हुआ या सम्यक संकल्प हुआ, सम्यक वाक हुआ, सम्यक कर्मांत हुआ, सम्यक आजीव हुआ, मतलब लाइवलीहुड के लिए भी कि अच्छे चीजें आपको उठाना है। सम्यक व्यायाम यानी राइट एफर्ट हुआ, राइट माइंडफुलनेस है या राइट कंसंट्रेशन है। तो इसको अगर आप देखें बहुत ही साधारण शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बुद्धिज्म जो है वो हमारे विज्ञान से बात करते हैं, यानी विज्ञान के साथ बौद्ध धर्म का संवाद जो है वो कहाँ पर है, कैसा है। तो ये एकदम सिंपल सा चीज है और बहुत ही साधारण है, जिसको आप थोड़ा सा अगर सोचे कि सिर्फ हम इतना ही अगर हम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम ऑलरेडी और बहुत आगे निकल जाएंगे विज्ञान में। जो बौद्ध धर्म है अगर आप देखें
तो हमें बोलता है कि हमें कोई भी जो डिसीजन है, यानी कि जो भी हम रास्ता इख्तियार करते हैं, वो सब व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से होना चाहिए। यानी कि अनुभव, आपका व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, या आपकी बहुत अच्छी किताबें भी हो सकती है, आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, आपका खुद का जो अनुभव है वो भी हो सकता है, उसको लेकर आप अपने डिसीजंस बनाएं, है ना। और यही चीज विज्ञान भी बोलता है। तो वैज्ञानिक सोच भी वही है कि आपको अनुभवों से डिसीजंस बनाने हैं, और ना कि आप कहीं लिखे हुए कुछ अगर हम बोलते हैं कि ग्रंथों, लोग बोलते हैं कि ग्रंथ में जैसा लिखा हुआ है, या फिर कुछ किसी बने हुए गुरु ने तथाकथित, लेकिन कोई भी बने हुए गुरुओं के ऊपर निर्भर होकर नहीं चल रहा है। तो वो जो सोच है वो बहुत बहुत जरूरी है। और कभी भी अगर बुद्ध धर्म में आप देखेंगे तो उनका उधर से सीधा सीधा है कि आपको अपना बुद्धिमत्ता को यूज करना है, आपको हमेशा तथ्यों पे बात करनी है। तो अगर आप देखें तो बुद्धिज्म जो है वो तथ्यों की तरफ हमें बोलता है कि तथ्यों पर आधारित रहना चाहिए जितना हो सके, थियरी पर नहीं। और उसके बाद जो भी आप देखते हैं, जिस किसी ने भी कुछ बोल दिया या कह दिया, तो आप उसको जो है ना सत्यापन करना जरूरी है। आप आंख बंद करके उसको ना लें। और आज का जो हमारा समय है, इसमें ये बहुत ही बुरा है कि हमारे पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है, इतने सारे तथ्य आते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं कि वो सही है गलत है। तो उसको सत्यापित करना बहुत जरूरी है। बिना सत्यापित किए हुए आप उसको आगे मत लेके जाएं या किसी और को ना बताएं। तो सबसे पहला जो चीज है वो है कि आप हर चीज जो आपके पास आए उसको सत्यापित करें, उसको कंफर्म करें, और उसके बाद उसको आगे लेके जाएं। क्योंकि आप उस चेन में उस भागीदारी हो जाते हैं। अगर आप चीजें लेते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है, आप उसको आगे लेके जाते हैं बिना सत्यापित किए हुए, तो आप वैज्ञानिक नहीं है, आप बुद्ध के रास्ते पे नहीं है और बौद्धिक नहीं है उसमें। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप चीजों को सत्यापित करें, उनको समझे, और उसके बाद आगे लेके जाए। और हमेशा तर्क करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। तर्क बहुत जरूरी है, और यही विज्ञान सिखाता है, यही बौद्ध धर्म सिखाता है कि तर्क सबसे जरूरी है। आपको रीजन करना है। अगर आप तर्क नहीं करते हैं, यानी आपके पास कोई अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर रीजन नहीं करेंगे, अगर आप तर्क नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये बहुत ही साधारण तौर से मैंने डालने की कोशिश की है कि जो मेरी खुद की समझ है इसमें। और जो अगर आप शिक्षा के लक्ष्य भी देखेंगे, जो बुद्ध के जो बुद्धिज्म टीचिंग के जो लक्ष्य हैं, वो बहुत ही सिंपल रहे हैं। और उनका सिंपल मतलब वही है कि आप बुद्धिमत्ता, नैतिकता और एकाग्रता पे ध्यान देंगे, है ना। आप बच्चों की शारीरिक विकास पे ध्यान देंगे, उनके मानसिक विकास पर, उनके नैतिक विकास पे, उनके बौद्धिक विकास पर। तो ये एकदम से सिंपल और बहुत ही साधारण चीज है। लेकिन अगर आप देखें तो हम बहुत सारी चीजें आज के जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें नहीं देखेंगे। जैसे शारीरिक विकास, आप देखेंगे कि लोग ये चीज भूल जाते हैं और सिर्फ बौद्धिक विकास की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म हमें बोलता है कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। नैतिक विकास उतना ही जरूरी है जितना आपका बौद्धिक विकास, और उतना ही जरूरी मानसिक विकास, कि आप जितना स्ट्रांग और जितना प्रबल बनेंगे इसमें मानसिकता में, और जितना अच्छा आप अपने शरीर को रखेंगे, उतना ही अच्छे आप अपना जो जीवन है उसका यापन करेंगे, और साथ में आप जो जुड़े लोग हैं उनकी मदद कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाए। और इसका सिर्फ एम एक है, मतलब अगर आप देखें कि बुद्धिज्म का एम है, यानी कि वो क्या चाहता है कि एक स्वतंत्र, बुद्धिमान और नैतिक और अहिंसक आदमी बनाना है हमें। तो ये एक
बहुत ही साधारण सा एम है हमारा इस एजुकेशन के थ्रू। तो इसमें से जो मुझे लगता है कि जो चीजें अभी कमी है, जो हमारा प्रणाली में ज्यादातर जगह कमी और हमारे जहां पे भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या चीजें कमी रहती है और जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत जरूरी है जो हमारे देश में उधर आप क्लियर करा नहीं, ये लास्ट है। हाँ, लास्ट है। हाँ, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सीखने की योग्यता जो है, ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे कि उनको योग्यता जो है ना, सीखने की योग्यता बढ़ाएंगे, यानी कि उनमें जानने की उत्सुकता और सीखने की कला, और उनको बोलेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा सुनो, जितना हो सके सुनो और समझो चीजों को। तो ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद समानता, जो हम बात करते हैं हर बार, मोरालिटी से रिलेटेड है, हमारे नैतिकता। तो सब जगह समान अवसर का मौका, समान ज्ञान, समान शक्ति, सब कुछ समान करने की कोशिश, और यही हम सिखाए अपने बच्चों को। और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी बहुत बहुत जरूरी है। जो इस देश, जो फिनलैंड का मैं बात करता हूँ, इसमें बहुत बड़ी चीज है कि पढ़ाई के जरिए ईमानदारी से बहुत फर्क पड़ता है कि जो भी आप कार्य करते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, कुछ भी काम करते हैं, आप अकाउंटेंट है, बैंक में, अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं तो आप अ, अपने अपने आप को, अपने देश को, अपना समाज को काफी आगे लेके जाएंगे। उसके बाद उत्तरजीविता, यानी कि कैसे अपना जीवन को जिया जाए, इसका बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये सिखाना बहुत बहुत जरूरी है। और हमेशा ध्यान रहे कि नैतिकता से समझौता नहीं करना है किसी को, जब भी उत्तरजीविता की बात है तो। ठीक है, इसी के साथ मेरा जो प्रेजेंटेशन था ये अभी यहीं पर खत्म हुआ है।